नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए विज्ञान विषय की जो हम सीरीज चला रहे हैं उस सीरीज का यह 10वां वीडियो है। इससे पहले हम आपको 9 वीडियो उपलब्ध करवा चुके हैं, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह हमने आपको दिया है। साथ ही कुछ वीडियो में हमने विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का हल भी दिया हुआ है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी और वहां से आप उन्हें देख सकते हैं और इस परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो और सीख लेते हैं कुछ नया। यह पहला प्रश्न, साधारण बल्बों के स्थान पर LED का प्रयोग अधिक क्यों किया जाता है? कौन सा कथन सही है? यह आपको 3 कथन दिए गए हैं और उसके बाद आपको दिए गए ऑप्शन, है ना। कम बिजली का उपयोग करना, दूसरा कथन है लंबा जीवन है, और तीसरा जो कथन है वह है कि अधिक प्रकाश देता है। तो देखिए, साधारण बल्बों के स्थान पर हम LED जो बल्ब होते हैं उसका उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि LED बल्बों में कम बिजली का उपयोग होता है ना। इसका जीवन भी लंबा होता है और यह अधिक प्रकाश देता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है यह हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव तारा सभी मौसमों में, है ना, स्थिर क्यों दिखाई देता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए, यह अपनी धुरी पर घूमता नहीं है। बी, यह भूमध्य रेखीय अक्ष पर स्थित होता है। सी, यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है। यह सभी तारों में सबसे दूर है। तो देखिए, इसके 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या आ जाएगा? सही ऑप्शन होगा कि यह पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है और इस कारण से वह क्या है कि सभी मौसमों में वह स्थिर दिखाई देता है। ठीक दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कौन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग है? ए, विद्युत इस्त्री, जिसे हम साधारण बोलचाल की भाषा में प्रेस कहते हैं, है ना। दूसरा है विद्युत लेपन, सी विद्युत सेल, और डी विद्युत घंटी। तो इनमें से ही विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव का उपयोग होता है विद्युत इस्त्री में होता है। तो इसमें क्या होता है? ताप का उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। गर्म हो जाती है प्रेस, जब हम बिजली यानी विद्युत धारा प्रभावित करते हैं तो गर्म हो जाती है, मतलब, है ना। गर्म होना मतलब तापीय प्रभाव। इसके अलावा इमर्सन राड जो होती है, विद्युत हीटर होता है ना, इंडक्शन होता है, ये सभी तापीय प्रभाव के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्राकृतिक रेशा है कौन सा है? ए, रेयान, बी, नायलॉन, सी, कपास, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सी, कपास, यानी जिसे हम कहते हैं कॉटन, है ना। तो कॉटन जो होता है यह प्राकृतिक यानी नेचुरल फाइबर होता है और बाकी ये सभी क्या होते हैं? आर्टिफिशियल होते हैं, रेयान और नायलॉन। ठीक है ना, मतलब कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो आपको कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग में लिखा होगा सब्सक्राइब, उसे आप प्रेस कर दें, बेल आइकन दबा दें और ऑल पर सेट कर दें। यह बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें आपका 1 पैसा भी खर्च नहीं होना है। अब इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि जैसे ही मैं हेल्पफुल वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित समूह में अंडज जंतुओं का समूह है। अंडज यानी जो अंडे देते हैं, है ना। ए, गाय, छिपकली, चिड़िया, बी, मेंढक, बकरी,
चील, सी सांप, मछली और मुर्गी, है ना, यहाँ क्या आएगा मुर्गी, ठीक है। डी है कबूतर, तोता और चूहा। तो अंडज जंतुओं का समूह यानी जो अंडे देने वाले जंतु होते हैं उन्हें हम कहते हैं अंडज। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सांप, मछली और मुर्गी ये अंडे देती है, इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मानव के लिए उपयोगी सूक्ष्मजीव हैं, है ना, मानव के लिए उपयोगी सूक्ष्मजीव है, कौन सा है? ए माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, बी लैक्टोबैसिलस, सी पैरामीशियम और डी अमीबा। देखिए सूक्ष्मजीव सारे हानिकारक नहीं होते हैं, कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है उपयोगी यानी लाभदायक, है ना, वे हैं लैक्टोबैसिलस, है ना, क्या है लैक्टोबैसिलस। हम जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस के द्वारा दूध जो है दही बनता है, ठीक है, जो हमारे लिए लाभदायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित हैं? ए तापीय, बी चुंबकीय, सी रासायनिक और डी जूल। तो देखिए विद्युत घंटी जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। किस पर आधारित है? चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है ना। अब चुंबकीय प्रभाव के और भी उदाहरण हैं, जैसे हुआ विद्युत घंटी हुआ, दूसरा क्या होता है लाउड स्पीकर वगैरह होता है, उसमें भी चुंबक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय पिंडों के बीच दूरी मापन की इकाई है ना। खगोलीय पिंडों के बीच दूरी मापन की इकाई है, ए सौर वर्ष, बी चंद्र वर्ष, सी चंद्रमास और डी प्रकाश वर्ष। तो देखिए जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके बीच की दूरी मापने की इकाई है वह होती है प्रकाश वर्ष होती है। क्या होती है? प्रकाश वर्ष। यानी एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को हम कहते हैं प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रतिजैविक नहीं है, है ना, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि 4 ऑप्शन है, इसमें से 3 तो प्रतिजैविक हैं, मतलब एंटीबायोटिक, बट एक नहीं है। तो जो नहीं है उसे हम देखना है। तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए है स्ट्रेप्टोमाइसिन, बी टेट्रासाइक्लिन, सी एंजिथ्रोमाइसिन और डी पैरासीटामॉल। तो हम देख रहे हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, है ना, एंजिथ्रोमाइसिन, ये तीनों क्या है एंटीबायोटिक है यानी प्रतिजैविक है, लेकिन पैरासीटामॉल प्रतिजैविक नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथन में से दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है ना। ए चींटी के काटने पर बेकिंग सोडा लगाना, है ना, ठीक है। बेकिंग सोडा ने ये जो खाने का जो सोडा होता है जिसे हम बोलचाल भाषा में मीठा सोडा भी कहते हैं, ठीक है, वो कहलाता है बेकिंग सोडा। बी अपाचन से मुक्ति हेतु प्रति अम्ल लेना, सी कारखानों के अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिलाना और डी क्षारकीय मृदा में जैव पदार्थ मिलाना। इसमें हम देखते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया जो होती है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है, तो वह है सी ऑप्शन, यानी कारखानों के जो अपशिष्ट में अम्लीय पदार्थ मिलाते हैं उससे उदासीनीकरण अभिक्रिया नहीं होती है। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का अपने घटकों में विभक्त होना कहलाता है, क्या कहलाता है? ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का अवशोषण, है ना, यह क्या जाएगा प्रकाश का अवशोषण, ठीक है ना, डी प्रकाश का विक्षेपण। तो प्रकाश का अपने घटकों में हम जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो उस घटना को हम कहते हैं
प्रकाश का विक्षेपण। क्या बोलते हैं? प्रकाश का विक्षेपण बोलते हैं कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। और उसमें कौन कौन से रंग होते हैं उसको जो है याद करने का एक तरीका ये है, कौन सा? बे, जा, नी, ह, पी, नाला, है ना। क्या हो जाएगा? बेजा, नीह, पी, नाला। मतलब बी यानी बैंगनी, जा यानी जामुनी, नी नीला, ह यानी हरा, पी यानी पीला, है ना, और ना यानी नारंगी, और लाल लाल। ये 7 रंग होते हैं और प्रकाश जो है 7 रंगों से विभक्त होता है। ये क्रम याद कर लेंगे तो इस तरफ से भी आप देखेंगे कि पुस्तक में लाल, है ना, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 7 रंग होते हैं, क्रम अलग अलग होते हैं। इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं जो इस क्रम में पाए जाते हैं, ठीक है ना, ये वाला क्रम में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेल लिपि किसके लिए उपयोगी है? ए, नेत्र बाधित व्यक्ति के लिए, बी, मूक व्यक्ति के लिए, सी, श्रवण बाधित व्यक्ति के लिए, और डी, अंगिक विकृति बाधित व्यक्ति के लिए। देखिए समझ ले होता क्या है कि ब्रेल लिपि क्या होता है? पढ़ने लिखने की एक विधि होती है ना, लिखने की विधि है, उसे हम कहते हैं ब्रेल लिपि। इसमें क्या होता है कि जो अक्षर होते हैं वे संकेतों के माध्यम से उभरे रहते हैं, है ना। जिन्हें जो नेत्र बाधित व्यक्ति होते हैं, है ना, मतलब जिनको दिखाई नहीं देता है उन्हें कहते हैं नेत्र बाधित व्यक्ति, है ना। तो वे क्या करते हैं? हाथों के स्पर्श से उसको पढ़ सकते हैं, है ना। हाथों के स्पर्श द्वारा उन्हें क्या ज्ञान हो जाता है ना। और अलग अलग शब्द के लिए, अलग अलग वर्ण के लिए उसमें चिन्ह अलग अलग होते हैं, है ना, वर्ण होते हैं, उसके लिए अलग अलग बिंदी जैसे चिन्ह होते हैं जो हाथ के स्पर्श से उनको पता लग जाता है। तो उसे हम कहते हैं ब्रेल लिपि। तो जो नेत्र बाधित व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो किताब आती है वह ब्रेल लिपि में ही जो है मुद्रित होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है ना। कौन सा समूह संश्लेषित रेशों का है? ए, नायलॉन, टेरिलिन, ऊन, बी, कपास, पॉलीकॉट, रेयान, सी, पीवीसी, पॉलीथीन, बेकेलाइट, डी, एक्रिलिक, रेशम और ऊन। तो इनमें से सही जवाब क्या जाएगा? नायलॉन, टेरिलिन और ऊन ये क्या है? संश्लेषित रेशों की श्रेणी में आते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बल संपर्क बल है? ए, चुंबकीय बल, बी, विद्युत स्थितिक बल, सी, गुरुत्वाकर्षण बल, डी, घर्षण बल। तो इनमें से संपर्क बल जो है वह है घर्षण बल, क्योंकि ये दो वस्तुओं के संपर्क में आने से उत्पन्न होता है ना। या किसी तल पर कोई वस्तु जब संपर्क स्थापित करती है तभी घर्षण बल लगता है, ठीक है ना। बाकी जो है ये असंपर्क बल होते हैं। इसी प्रकार से एक यहाँ पर आपको ऑप्शन आ सकता है पेशीय बल का बन सकता है ना, क्योंकि घर्षण बल और पेशीय बल दोनों ही ये संपर्क बल की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए अनुसार प्रकाश पृष्ठ S1 ये वाला आप देख रहे हैं, ये S1, S2 ये वाला और S3 ये वाला, ये पृष्ठ है, ये आपके तीन है। आपतित हो रहा है किन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा? ये आप देख रहे हैं, ये जो पृष्ठ है यानी सतह जिसे हम कहते हैं सरफेस एरिया, यानी ये है समतल है, ये थोड़ा कर्व है और ये बहुत ज़्यादा ही कर्व है। इस पर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है, आप देख रहे हैं प्रकाश किरणें गिर रही है। प्रश्न यह है कि किन पृष्ठों पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा? ऑप्शन ए, केवल S1 में, बी, केवल S1 तथा S3 में, सी, केवल S2 तथा S3 में, और डी, सभी पृष्ठों में यानी सभी तीनों पृष्ठों में, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन होगा कि सभी पृष्ठों में जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, चाहे वह पृष्ठ समतल हो
चाहे वो कर्व हो, ठीक है ना, कैसा भी पृष्ठ होता है उसमें हमेशा आपतन कोण जो है वह परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य मानव जीव शरीर का, है ना, तापक्रम होता है, कितना होता है ना, तापक्रम माने तापमान। सामान्यतः क्या होता है, जो मनुष्य होता है उसके शरीर का तापमान कितना होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी आपको दिया है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए शरीर का तापक्रम यानी तापमान है, तापमान मापने की दो प्रणाली होती है, ठीक है। एक में जिसका मात्रक होता है वो क्या डिग्री सेल्सियस होता है, और दूसरा होता है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सामान्यतः जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसका शरीर का तापमान होता है। यदि हम डिग्री सेल्सियस की बात करें तो यही तापमान जो है ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा 37 है 37 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में। ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में आ सकता है, या फिर ये आ सकता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? ए बैक्टीरिया द्वारा, बी विटामिन द्वारा, सी एंजाइम द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दूध का जो दही में परिवर्तन होता है वह बैक्टीरिया द्वारा होता है। किस द्वारा होता है? बैक्टीरिया द्वारा इसका जो है दूध का दही में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन है विटामिन बी, और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो यहाँ पर क्या है, पपीता में जो मुख्यतः विटामिन पाया जाता है वह होता है विटामिन सी, यानी ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर कई बच्चे ये कह सकते हैं कि सर विटामिन सी तो जो खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। जी हाँ, पाया जाता है, लेकिन क्या होता है कि जो पपीता है ना, इस पपीता में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, है ना, ये पाया जाता है। और आम के बाद में क्या होता है, सबसे अधिक जो विटामिन ए होता है वह पपीते में होता है। और जब पपीता पक जाता है ना, ज़्यादा पक जाता है, तो उसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो इसीलिए पपीता बहुत ही महत्वपूर्ण जो है फल होता है ना। तो इसको ध्यान रखना है कि इसमें विटामिन ए भी होता है, लेकिन यह बोला है मुख्यतः यानी सबसे अधिक जो है जब पकने पर, है ना, पपीता जब पक जाता है तो उसमें विटामिन सी की प्रमुखता आ जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार ध्यान रखिएगा, यदि ये आता है तो विटामिन सी आपका सही आंसर होएगा। हालांकि पपीता में विटामिन ए भी होता है, विटामिन बी भी होता है, और विटामिन डी भी होता है ना। और इसी प्रश्न को हम ऐसा मतलब पूछ सकते हैं कि पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? यदि नहीं है तो विटामिन के नहीं पाया जाएगा, बाकी ये तीनों ही इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है? ऑप्शन ए 86 बार, बी 98 बार, सी 72 बार, और डी 64 बार। तो एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसका हृदय 1 मिनट में औसतन 72 बार धड़कता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष यानी प्रकोष्ठ, है ना, कितने कक्ष होते हैं? ए 2, बी 4, और सी 6, और डी 8। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा 4, है ना। हृदय में 4 कक्ष होते हैं, है ना, 2 अलिंद के होते हैं और 2
नीले के होते हैं, है ना। आलिंद के 2 और 2 नीले के। इस प्रकार से इसमें 4 कक्ष होते हैं जिन्हें हम प्रकोष्ठ भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपके लिए वार्षिक परीक्षा हेतु भी ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आऊँ, क्योंकि वार्षिक परीक्षा में लर्निंग आउटकम बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसके अंतर्गत कौशल आधारित प्रश्न आएंगे, है ना। तो कौशल आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, है ना, इन्हें देखने के लिए आप इंतजार करिए अर्धवार्षिक परीक्षा होने का। अर्धवार्षिक परीक्षा जैसे खत्म होती है तो मैं आपके लिए कौशल आधारित यानी लर्निंग आउटकम्स बेस्ड क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।